300 साल तक भारत की धरती पर राज करने वाले बाबर से लेकर औरंगजेब तक हर मुगल बादशाह ने खुद को इस्लाम का रक्षक कहा। दरबार में कुरान की आयतें गूंजती थी, मस्जिदें बनती थी, उलेमाओं को नवाजा जाता था। लेकिन इन्हीं मुगलों की लाइफ में एक ऐसा राज छिपा हुआ था जिसे इतिहास की किताबों से बड़ी सफाई से हटा दिया गया। 300 साल के इस पूरे दौर में 20 से भी ज़्यादा मुगल बादशाह हुए, लेकिन इनमें से एक भी बादशाह कभी भी मक्का नहीं गया। आप जानते हैं कि हज इस्लाम के 5 बुनियादी स्तंभों में से एक है। इस्लाम कहता है कि जो हज करने के काबिल है उसका फ़र्ज़ है कि वो ज़िंदगी में एक बार हज ज़रूर करे। मुगलों के पास ना पैसों की कमी थी, ना ही रिसोर्सेज की कमी थी। तो फिर क्या था वो जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर सुन्नी शासकों को अपने ही धर्म की सबसे पवित्र यात्रा से दूर रखा? क्या ये महज एक इत्तेफाक था या एक सोची समझी चुप्पी थी? इसका जवाब किसी मजहबी किताब में नहीं मिलता, बल्कि 16वीं सदी की उस भयंकर सत्ता की लड़ाई में मिलता है जिसने 2 सबसे बड़े इस्लामी साम्राज्यों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। कैसे भारत के इन ताकतवर बादशाहों को समंदर में बैठे कुछ विदेशी लुटेरों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया? कौन से वो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मुगलों ने मक्का की तरफ रुख नहीं किया? और मुगलों के खानदान से वो कौन था या कौन थी जिसने मक्का की यात्रा की थी? कैसे मक्का की यात्रा ना करने से उनकी सबसे बड़ी कमजोरी एक्सपोज हुई? ये सब जानेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। मुगलों के मक्का ना जाने की असली वजह को जानने से पहले हमें समझनी होगी उस दौर की पॉलिटिक्स, उस दौर का इस्लाम, और सबसे बड़ी बात मुगलों की ताकत और मुगलों की कमजोरियां। क्योंकि मक्का का सवाल एक बहुत छोटा सा सवाल है, असल में इस एक सवाल से जुड़ा हुआ है मुगलों की समुद्री ताकत का सवाल। ये भी आपको कहानी में धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। देखिए, 16वीं सदी की दुनिया आज की जैसी नहीं थी। तब आज के जैसे नेशन या राष्ट्र नहीं, बल्कि एम्पायर हुआ करते थे, और अक्सर एम्पायर की पहचान उसके राजा के धर्म से होती थी। इस तरह अगर उस दौर की इस्लामी दुनिया को देखें तो 3 बड़ी इस्लामिक गन पाउडर ताकतें दिखाई देती हैं। इन तीनों में से एक थे मुगल। भारत पर मुगलों का राज था। ईरान और मध्य एशिया पर एक दूसरी ताकत थी जिसे हम शिया सफवी साम्राज्य कहते हैं, और तुर्की से लेकर मध्य पूर्व तक ऑटोमन एम्पायर का डंका बजता था। अब जमीन पर ये तीनों इतने ताकतवर थे कि कोई बड़ी ताकत इन्हें जंग में हरा नहीं पाती थी। लेकिन इन तीनों के बीच भी एक बात को लेकर होड़ थी। होड़ इस बात की कि इस्लामी दुनिया का असली और अकेला नेता कौन है। जाहिर है कि अपनी नेतागिरी को साबित करने के लिए मक्का पर कंट्रोल जरूरी है। इसीलिए साल 1517 में जब भारत में मुगल आए भी नहीं थे, तब ऑटोमन सुल्तान सलीम फर्स्ट ने मिस्र के मामलुक सुल्तानों को हरा दिया, और इसके साथ ही मिस्र और हिजाज पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। अब अगर आप हिजाज के बारे में नहीं जानते तो ये वही इलाका है जहां मक्का और मदीना दोनों पवित्र शहर बसे हुए हैं। इस कब्जे के साथ ही ऑटोमन सुल्तान ने खुद को दोनों पवित्र मस्जिदों का सेवक घोषित किया और पूरी सुन्नी दुनिया का खलीफा होने का दावा ठोक दिया। अब इसका मतलब साफ था, अब से दुनिया भर के हर मुसलमान, खास तौर पे सुन्नी मुसलमान को, चाहे वो किसी भी साम्राज्य में क्यों न रहे, उसे ऑटोमन सुल्तान को अपना सर्वोच्च लीडर या रहनुमा मानना होगा। टाइमलाइन को देखें तो इस वक्त तक मुगल कोई बड़ी ताकत नहीं थे। बाबर ने 1526 में पानीपत जीतकर मुगल सल्तनत की नींव रखी थी, लेकिन बाबर बहुत दिनों तक रूल नहीं कर पाए और 1530 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। बाबर की मौत के बाद हुमायूं को शेरशाह सूरी के हाथों बुरी तरह हराया गया और हुमायूं को भागकर ईरान के शिया दरबार में शरण लेनी पड़ी। इस तरह 1526 से लेकर हुमायूं की मौत यानी 1556 तक का टाइम पीरियड मुगलों के लिए बहुत ही क्रूशियल था। मुगल तब इतनी बड़ी ताकत नहीं थे कि ऑटोमन एम्पायर को आंख दिखा सकें या फिर मक्का पर अपना किसी भी तरह का दावा दिखा सकें। मुगलों में जो असली स्टेबिलिटी आती है वो आती है अकबर के टाइम पीरियड में, और इसी टाइम पीरियड में मुगलों और ऑटोमन्स के बीच में एक कोल्ड वॉर शुरू हुई जिसने मुगलों को मक्का से हमेशा के लिए दूर कर दिया। अकबर सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस स्ट्रेटेजिस्ट यानी महत्वाकांक्षी रणनीतिकार थे। वो खुद को खलीफा उस जमान यानी अपने युग का खलीफा मानते थे। मुगल दरबार में फर्रे इज़्दी यानी डिवाइन लाइट भी अकबर को माना जाता था, और अकबर को जिल्ले इलाही भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ईश्वर की परछाई।
कुल मिलाकर अकबर अपने इन सभी टाइटल से और अपने रुतबे से दिखाना चाह रहे थे कि उन्हें सीधे ईश्वर से या अल्लाह से शासन का अधिकार मिला है। इसीलिए वो किसी ऑटोमन सुल्तान के अंडर नहीं आ सकते, अधीन नहीं हो सकते। और बस यहीं पर पूरा पेंच फंस जाता है। मक्का पर ऑटोमन सुल्तान का सीधा कंट्रोल था। अगर अकबर या कोई भी मुगल बादशाह हज करने जाता तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उसे वहां पर एक स्वतंत्र शासक की तरह नहीं, बल्कि ऑटोमन सुल्तान के मेहमान या फिर उससे भी बुरा एक सबऑर्डिनेट अधीनस्थ की तरह जाना पड़ता। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे रईस बादशाह के लिए मक्का की ज़मीन पर किसी दूसरे सुल्तान के आगे सिर झुकाना क्या मायने रखता होगा। ये दिखाता कि ग्लोबल हैसियत में अकबर की असल में कोई औकात ही नहीं है। आसान भाषा में समझे तो आज अगर दो सबसे बड़े देशों के मुखिया किसी तीसरे देश में मिले और वहां जाकर एक आदमी को दूसरे के नियम मानने पड़े, उनके आगे झुकना पड़े, तो कोई भी बड़ा नेता वहां जाने से पहले 100 बार सोचेगा। क्यों? क्योंकि इससे उसकी अपनी ताकत छोटी दिखने लगती है। मुगल बादशाह के लिए मक्का भी ठीक ऐसी ही जगह बन गई थी। वहां जाकर उसे ऑटोमन सुल्तान के इशारों पर चलना पड़ता और ये बात उसकी शान में गुस्ताखी थी। इसीलिए मुगल एक अजीब सी उलझन में फंस गए थे। अगर मक्का ना जाओ तो अपनी ही जनता सवाल पूछेगी कि इस्लाम का रक्षक भला हज क्यों नहीं करता, और अगर चले जाओ तो ऑटोमन्स के सामने झुकना पड़ता, यानी सीधे सीधे अपनी हार माननी पड़ती। इस कंफ्यूजन के जाल से निकलने के लिए मुगलों ने इस्लामिक किताबों को पलटवाना शुरू किया और उनको मिल गया एक ऐसा टूल जिससे ये अपने आप को मक्का जाने से बचा सकते थे। इस्लामी थियोलॉजी या न्याय शास्त्र में एक शब्द का जिक्र है, मसलाहा। इसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट। तो मसलाहा का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर किसी शासक के राज्य छोड़ने से उसकी सत्ता पर खतरा हो या विद्रोह की आशंका हो तो उसके लिए उसे खुद पर्सनली हज करना ज़रूरी नहीं है। मुगलों ने इस कॉन्सेप्ट का सहारा लिया। हालांकि मुगलों का ये डर बेबुनियाद भी नहीं था। मुगल दरबार साजिशों का अड्डा था। अकबर को अपने सौतेले भाई के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने अकबर के खिलाफ बगावत की थी, शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ बगावत की थी और औरंगजेब ने तो अपने ही पिता को कैद तक कर लिया था। वहीं हज की यात्रा में अगर आप देखें तो महीनों या कभी कभी सालों लग जाते थे। इतने लंबे वक्त तक राजधानी से दूर रहने का मतलब था अपने दुश्मनों को तख्ता पलट का खुला निमंत्रण देना। सोचिए कि अगर बादशाह खुद समंदर पार करके मक्का में गया हुआ है और उसी बीच आगरा या दिल्ली में कोई शहजादा या कोई भी व्यक्ति खुद को नया बादशाह घोषित कर दे तो खबर पहुंचने में ही महीने लग जाएंगे। तब तक तख्त पर किसी और का कब्जा हो चुका होगा और बादशाह इररिलेवेंट हो जाएंगे। इसीलिए ये वाला रिस्क कोई भी समझदार बादशाह तो उठाने को तैयार नहीं था। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि खुद ऑटोमन एम्पायर जिनके कब्जे में हिजाज था, उनके भी 36 सुल्तानों में से एक ने भी कभी भी हज नहीं किया, जबकि मक्का उन्हीं के एम्पायर का हिस्सा था। कहने का मतलब है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। लेकिन क्या ये डर सिर्फ इस बात का था कि उनकी कुर्सी छिन जाएगी? क्या मुगल सेना बादशाहों को सेफली मक्का नहीं ले जा सकती थी? इस सवाल के जवाब में एक नई दिक्कत शुरू होती है जिसकी वजह से भी मुगल मक्का नहीं गए। यानी कि ये हमारे वीडियो का आप दूसरा पॉइंट समझ सकते हैं। ये दिक्कत दरअसल दरबार की नहीं बल्कि उस रास्ते की थी जिसके थ्रू मक्का जाया जाता था। भारत से मक्का जाने के दो रास्ते थे। एक रास्ता जो ज़मीन से होकर जाता था और दूसरा रास्ता जिसमें समुद्र की यात्रा करनी होती थी। ज़मीनी रास्ते को अगर देखें तो ये ईरान के शिया सफ़वी साम्राज्य से होकर गुजरता था। मुगल कट्टर सुन्नी थे और सफ़वी कट्टर शिया थे। मैंने अपने इस वाले वीडियो में बताया था कि कैसे कंधार को लेकर दोनों के बीच लगभग हमेशा ही टेंशन बनी रहती थी। अब किसी सुन्नी बादशाह का अपनी बहुत बड़ी सेना और खजाने के साथ दुश्मन के इलाके से होकर गुजरना सुसाइड जैसा कदम होता। तो यानी कि कहने का मतलब है ज़मीन वाला रास्ता प्रैक्टिकली आप बंद ही मानो। अब बचा दूसरा रास्ता यानी समुद्र वाला रास्ता। ये रास्ता गुजरात के सूरत बंदरगाह से अरब सागर होते हुए लाल सागर और फिर जिद्दा तक जाता था, जो कि मक्का का एंट्री गेट माना जाता है। अब इतनी बातें सुनने के बाद आप इमेजिन करो, सूरत के बंदरगाह पर एक बहुत बड़ा मुगल जहाज़ खड़ा है। उसमें सैकड़ों तीर्थयात्री हैं, उनका सामान है और उनकी मक्का जाने की उम्मीदें हैं। लेकिन जहाज़ हिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि समंदर पर मुगलों का नहीं बल्कि एक यूरोपियन देश का राज चलता है।
जी हाँ, पुर्तगाली भारत में मुगलों से भी पहले आए थे। 1498 में वास्को डी गामा आया था, आपको याद होगा। और अकबर के काल तक आते आते इन पुर्तगालियों ने हिंद महासागर और अरब सागर पर अपना तगड़ा कंट्रोल किया हुआ था। पुर्तगाली कार्टेज नाम का एक डॉक्यूमेंट जारी करते थे जो लोगों को समुद्र में जहाज उतारने की इजाज़त देता था। यानी कि मुगल, जिन्होंने भारत में कई राजाओं को झुकाया, वो बिना इस एक डॉक्यूमेंट के अपना जहाज समुद्र में नहीं निकाल सकते थे। यही मुगलों की सबसे बड़ी कमज़ोरी भी थी, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि मक्का ना जाने की इस बात ने मुगलों की एक कमज़ोरी को भी एक्सपोज किया था। दोस्तों, मुगल मेनली ज़मीनी लड़ाके थे, घोड़ों और तोपों के माहिर थे। समंदर पर उनका कभी कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहा। यहाँ आपको एक बात समझनी ज़रूरी है। वेस्टर्न हिस्टोरियंस अक्सर मुगलों पर तंज कसते हुए उनकी सिचुएशन को सी ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी कि मुगल इतने बेवकूफ़ थे कि उन्होंने कभी नेवी बनाने की सोचा ही नहीं। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो मुगल इतने भी बेवकूफ़ नहीं थे, बल्कि अगर उनकी कहानी आपको पता चलेगी तो वो आपको प्रैग्मेटिक लगेंगे। मुगलों ने नेवी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से नहीं, बल्कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एक भयंकर ऐतिहासिक सच के चलते नहीं बनाई थी। अकबर के सत्ता में आने से कुछ दशक पहले ही ऑटोमन एम्पायर ने हिंद महासागर से पुर्तगालियों को खदेड़ने के लिए अपनी बहुत बड़ी नेवी भेजी, लेकिन पुर्तगालियों ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। जब मुगलों ने देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक नेवी पुर्तगालियों के एडवांस और जंगी जहाज़ों का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो उन्हें समझ आ गया कि ज़ीरो से नई नेवी बनाना असल में पैसे की बर्बादी होगी। इसके अलावा मुगल एम्पायर की 90% से ज़्यादा इकोनॉमी ज़मीन के लगान पर टिकी थी। उनके असली दुश्मन उज़्बेक और अफ़गान ये ज़मीन से हमला करते थे। इसीलिए मुगलों ने एक स्मार्ट कॉरपोरेट स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने अपनी समुद्री सुरक्षा जंजीरा, जो कि कोंकण तट पे पड़ता है, वहाँ के सिद्दियों को आउटसोर्स कर दी। मुगल खजाने से इन अफ्रीकी मूल के नाविकों को हर साल 3 लाख रुपए दिए जाते थे ताकि वो मुगल जहाज़ों की सुरक्षा करें। लेकिन अपनी पर्सनल मुगल नेवी के ना होने का फ़ायदा पुर्तगालियों ने उठाया। वास्को डी गामा के आने के बाद पुर्तगालियों ने अरब सागर और लाल सागर पर लगभग अपनी मोनोपोली बना ली थी। उन्होंने एक बहुत ही क्रूर लाइसेंस सिस्टम शुरू किया, जिसे कार्टेज सिस्टम कहा जाता है। बिना पुर्तगाली परमिट के कोई जहाज़ समंदर में नहीं उतर सकता था। अगर कोई जहाज़ बिना परमिट के पकड़ लिया जाता तो उसके जहाज़ को लूट लिया जाता, यात्रियों को गुलाम बना लिया जाता और फिर जहाज़ को कभी कभी डुबा भी दिया जाता। अब सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर एम्पायर को अपने ही बंदरगाह से जहाज़ निकालने के लिए कुछ मुट्ठी भर विदेशी लोगों की परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी। और इस अपमान में एक धार्मिक कांटा और भी था। इन परमिट्स पर वर्जिन मैरी और ईसा मसीह की तस्वीरें छपी होती थी। ये मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी सुन्नी मुसलमानों के लिए एक तरह से हराम वाला डॉक्यूमेंट था। फिर भी मजबूरी में मुगलों को ये अपमान झेलना पड़ता था। लेकिन सवाल है कि पुर्तगाली आखिर तीर्थ यात्रियों को क्यों रोक रहे थे? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक टकराव था? बिल्कुल नहीं। धर्म सिर्फ एक मुखौटा था। असली खेल पर्दे के पीछे पैसे का चल रहा था। उस दौर में जो हज था वो सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि 16वीं सदी के सबसे बड़े ग्लोबल एक्सपो में से एक था। भारतीय तीर्थयात्री अपने साथ सूती कपड़े, रेशम, नील और मसाले ले जाते। मक्का के बाजार में इसको वो बेचते और बदले में भारी मात्रा में सोना और चांदी लेकर लौटते। ये चांदी अमेरिका की खदानों से निकलकर यूरोपियन व्यापारियों के जरिए अरब तक पहुंचती थी। भारत में अपनी चांदी बहुत कम थी, मगर मुगल सिक्के इसी इंपोर्टेड चांदी से ढलते थे। आज के दौर से कंपेयर करें तो ये कुछ वैसा ही था जैसे आज कोई देश अपनी ज़्यादातर विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व के लिए एक ही ट्रेड रूट पर निर्भर हो और वो रास्ता किसी और की मुट्ठी में हो। मतलब मक्का के बाजार पर जिसका कब्जा, दुनिया की चांदी और अर्थव्यवस्था पर उसी का दबदबा। पुर्तगाली इस बात को अच्छे से समझते थे। हज के रुकने का मतलब था मुगलों की इकोनॉमी पर भी चोट करना। उधर अकबर को भी ये पूरा खेल समझ में आता था, इसलिए उसने जंग की बजाय डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। 1575 में अकबर ने पूरी इस्लामी दुनिया को चौंका दिया। इन्होंने एक बहुत बड़ा कारवां मक्का में भेजा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कारवां को किसी सेनापति या शहजादे ने नहीं, बल्कि मुगल शाही महिलाओं ने लीड किया। इस कारवां की मुखिया थी अकबर की बुआ और बाबर की बेटी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम को भेजने के पीछे एक बहुत चालाक सोच थी। अगर कोई मुगल शहजादा खुद जाता मक्का की यात्रा के लिए तो ऑटोमन सुल्तान उसे सीधे अपनी सत्ता के लिए खतरा मानता।
लेकिन महिलाओं को कोई सुल्तान अपने तख्त के लिए खतरा नहीं मान सकता था। यहाँ आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि मुग़ल दौर की औरतें कमज़ोर या महलों में कैद कोई सामान्य औरतें नहीं थीं। वो व्यापारिक टाइकून होती थीं, अपने जहाज़ों और जागीरों की मालकिन थीं, अपने फैसले खुद लेती थीं। गुलबदन बेगम ने खुद हुमायूं नामा जैसी किताब लिखी थी। अपने पिता और अपने भाई के दौर की आंखों देखी गवाह बनकर उन्होंने ये किताब लिखी। यानी अकबर ने किसी कमज़ोर औरतों का जत्था नहीं भेजा, उसने भेजा था अपने एम्पायर का सबसे भरोसेमंद, सबसे एक्सपीरियंस्ड और शायद सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल डिप्लोमेटिक चेहरा। बस तलवार की जगह उसके हाथ में दान की थैली थी। जब ये कारवां सूरत पहुंचा तो पुर्तगालियों ने वहाँ भी रंगदारी वसूली, अपना कारतेज देने में आनाकानी की। आखिरकार गुलबदन बेगम को अपने निजी और कीमती जागीर उन्हें सौंपनी पड़ी, तब जाकर रास्ता मिला। अकबर ने इस यात्रा के लिए इतना पैसा दिया जिसको आज इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाएगा। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के हिसाब से लगभग 6 लाख रुपए, जो आज के हिसाब से अरबों में बैठते हैं। जब ये कारवां जिद्दा पहुंचा तो वहाँ के लोग मुगलों की शान व शौकत देखकर दंग रह गए। लेकिन असली खेल मक्का पहुँचने के बाद शुरू हुआ। गुलबदन बेगम और उनकी साथी महिलाएं 4 साल तक मक्का मदीना में डटी रही। इन्होंने खुद को यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट घोषित कर दिया और इतना दान दिया कि पूरा माहौल बदल गया। मक्का का लोकल शासक यानी जो गवर्नर होता है वो ऑटोमन खलीफा से ज़्यादा अकबर के प्रति लॉयल दिखने लगा। ये एक तरह से मुगल सॉफ्ट पावर की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन इस अनलिमिटेड पैसे ने कुछ ऐसा भी किया जिसकी उम्मीद शायद खुद अकबर को नहीं थी। मक्का की आबादी उस वक्त 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं थी। एक डेजर्ट का शहर जो हर चीज़ बाहर से मंगाता था। जब इतनी भारी मात्रा में सोना चांदी अचानक इस बाजार में उतरा तो बहुत तेज़ी से मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन आया। पानी, अनाज, ऊँट का चारा, सब कुछ आसमान छूने लगा। जो पैसा दान बनकर आया था वो लोकल लोगों के लिए एक तरह से शाप बनने लगा। इस्तांबुल में बैठे सुल्तान मुराद तृतीय ये सब बहुत गौर से देख रहे थे। मक्का में मुगल एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे और ये उसके खलीफा होने के दावे पर सीधा सीधा अटैक था। 1580 में इन्होंने एक नहीं बल्कि 3 बहुत ही सख्त फरमान जारी किए। मुगल महिलाओं को तुरंत हिजाज से बाहर निकाला दिया जाए, चाहे ज़बरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। अकबर के भेजे दान को गरीबों में बांटने पर रोक भी लगा दी गई। मजबूरी में गुलबदन बेगम का कारवां भारी अपमान के साथ मक्का छोड़ने पर मजबूर हुआ। लेकिन ये अपमान यहीं ख़त्म नहीं हुआ। जब ये कारवां वापसी में अदन बंदरगाह पहुंचा तो वहां के ऑटोमन गवर्नर ने मुगल महिलाओं को महीनों तक रोके रखा, उनके साथ बुरा बर्ताव किया। जो औरतें रानियों जैसी थीं वो बंधक की हालत में रखी गई। इस बीच भारत में अकबर एक अलग ही आइडियोलॉजिकल जंग लड़ रहे थे। इसका सीधा असर मक्का के रिश्तों पर भी पड़ने वाला था। 1579 में मुगल महिलाओं के मक्का से निकाले जाने से यानी 1580 से ठीक 1 साल पहले अकबर ने दरबार के उलेमाओं की बढ़ती ताकत को कुचलने का फैसला किया। इसके लिए इन्होंने एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जारी किया जिसे महजर कहा जाता है। अकबर मखदूम उल मुल्क जैसे कट्टरपंथी उलेमाओं से परेशान थे जो उसकी लिबरल पॉलिसीज़ का विरोध करते थे। महजर का सीधा मतलब था कि अब से भारत में इस्लामी कानून की जो एक्सप्लेनेशन है उसका सर्वोच्च अधिकार मुगल बादशाह के पास होगा। उलेमाओं की सत्ता को कुचलने के लिए उठाया गया ये कदम ऑटोमन्स के लिए एक सीधा सीधा मैसेज था। मैसेज ये कि भारत के मुसलमानों का फैसला अब इस्तांबुल के खलीफा से नहीं बल्कि आगरा के मुगल बादशाह से होगा। इसके बाद जब 1580 में गुलबदन बेगम का अपमान हुआ और मक्का से निकाले जाने की खबर अकबर तक पहुंची तो उसने तुरंत मक्का को मिलने वाला राजकीय दान बंद कर दिया। अकबर ने सूफिज़म को बढ़ावा दिया और अजमेर शरीफ जैसी दरगाहों की ज़ियारत को प्रोत्साहित किया ताकि भारतीय मुसलमान मक्का जाने की बजाय भारत में ही अपनी आस्था को पूरा कर सके। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। मुगल दरबार के इतिहासकारों ने इस पूरे इंसिडेंट को इतिहास से मिटाने की कोशिश की। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी मशहूर किताब अकबरनामा में लिखा कि मुगल महिलाएं इसलिए वापस लौटी क्योंकि वो अकबर को बहुत याद कर रही थी। ऑटोमन सुल्तान के उस अपमानजनक फरमान का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। सदियों तक इतिहासकार इसी कहानी को सच मानते रहे। सच्चाई सामने तब आई जब मॉडर्न इतिहासकारों खासकर NR फारूकी और माइकल पियर्सन ने इस्तांबुल के तौबकापी पैलेस आर्काइव्स खंगाले। वहाँ मिले मुहिम्मे दफ्तर लेरी यानी महत्वपूर्ण मामलों के रजिस्टर में सुल्तान मुराद तृतीय के वही सख्त आदेश दर्ज मिले जिन्होंने अबुल फजल के लिखे को झूठा साबित कर दिया। तो क्या इतने बड़े पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टकराव के बाद मुगलों ने अपनी नेवी बनाई? क्या उन्होंने सबक सीखा कि उनकी कमज़ोरी है? जवाब है नहीं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो समुंदर पर पूरी तरह बेबस थे। 1613 में इसका सबसे बड़ा सबूत सामने आया। जहांगीर की माँ यानी मरियम उज ज़मानी, जिनको कई बार जोधाबाई कहकर भी हम जानते हैं, उनका बहुत बड़ा जहाज़ था रहीमी। इसे पुर्तगाली लुटेरों ने वैलिड कारताज होने के बावजूद हाईजैक कर लिया। अक्सर कहा जाता है कि जहांगीर समंदर में बेबस रहा और मुगल सिर्फ खत लिखते रहे, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जहांगीर ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर की स्ट्रेटजी अपनाई। इन्होंने तुरंत सूरत में पुर्तगालियों का सारा ट्रेड और गोदाम बंद करा दिए, दमन की घेराबंदी कर दी और आगरा में जेसुइट पादरियों के चर्च बंद करवा दिए। ज़मीन पर हुए इस भयंकर आर्थिक नुकसान की वजह से पुर्तगालियों को घुटने टेकने पड़े और मुगलों को हरजाना देना पड़ा। मुगल अपनी ज़मीनी ताकत से समुंदर की कमज़ोरियों को बैलेंस करना जानते थे। सबसे पहला मामला औरंगज़ेब का था। सत्ता हथियाने के बाद उसने मक्का के शरीफ को भारी खजाना भेजा, लेकिन जब मक्का के शरीफ की तरफ से बार बार और पैसों की लालची मांग आने लगी तो औरंगज़ेब ने पैसे भेजना बंद कर दिया, ये कहकर कि अरब के लालची अमीरों की जेबें भरने से बेहतर है कि वो पैसा भारत के गरीबों में बांट दिया जाए। औरंगज़ेब ने भी अपनी नेवी नहीं बनाई, बल्कि उसने अपनी पूरी नेवी की सिक्योरिटी सिद्दियों को आउटसोर्स कर रखी थी। 1689 की चाइल्ड्स वॉर इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल जहाज़ों को लूटा तो औरंगज़ेब के आदेश पर सिद्दी याकूत खान ने अपनी नेवी के साथ बॉम्बे में अंग्रेज़ों को बुरी तरह खदेड़ दिया। अंग्रेज़ों को औरंगज़ेब के दरबार में ज़मीन पर नाक रगड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी और 1.5 लाख रुपए का हर्जाना देना पड़ा। कुल मिलाकर मुगल बादशाहों का मक्का ना जाना कोई लाचारी नहीं थी, बल्कि डिप्लोमेटिक घमंड और बैलेंस ऑफ पावर का खेल था। उन्होंने नेवी ना बनाने का जो फैसला लिया वो उनकी अज्ञानता नहीं, बल्कि उस दौर के हिसाब से एक प्रैक्टिकल और इकोनॉमिक डिसीजन था। लेकिन बहुत लंबे टाइम पीरियड में यही प्रैक्टिकलिटी उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित हुई। मुगल ये भांप ही नहीं पाए कि फ्यूचर की सत्ता ज़मीन से नहीं बल्कि ग्लोबल समुद्री ट्रेड से तय होगी। जब तक वो ये समझ पाते, यूरोपियन ताकतों ने समंदर पर इतना मजबूत शिकंजा कसा कि आखिरकार ये ज़मीन के अजय शेर अपने ही महलों में कैद होकर रह गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि मुगल मक्का क्यों नहीं गए, और उससे एक बहुत ही कनेक्टेड चीज़ कि मुगल मक्का नहीं गए और उनसे उनकी समुद्री ताकत की कमज़ोरी भी एक्सपोज होती थी। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि मक्का ना जाने के पीछे कौन कौन से बड़े कारण हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।